हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। जो सोसाइटी यहाँ पर गुप्ता पीरियड के टाइम पर थी, वो जो चार वर्ण सिस्टम है उसमें इस टाइम पर बिलीव करा जाता था और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मनु, ये लॉज ऑफ मनु कहाँ दे रखे हैं? लॉज ऑफ मनु कहाँ दे रखे हैं? वेरी गुड, मनुस्मृति में। एक तरह से हिंदू रीति रिवाज के सारे कस्टम्स प्रथाएं गिवन है इस बुक में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं किताब? है ना? कास्ट को लेकर, बिरादरी को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस को लेकर, शादीशुदा जिंदगी को लेकर, है ना, इन सब के बारे में बात करी जाती है। जन्म स्थिति से लेकर मरण स्थान तक इंसान को अपने आप को गवर्न कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू कोड्स ऑफ कस्टम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सब मनुस्मृति का पार्ट है ना? तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मनु, जो कि इस टाइम पर फोर्स में थे, ऐसा देखा गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि विमेन शुड बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फादर, हस्बैंड या सबसे बड़े बेटे के अंडर। यानी कि एक औरत को कंप्लीट तरीके से लिबरल नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी की छत्र छाया में बंद कर ही वो काम करे। शादी से पहले चाहे वो उसका बाप हो, उसके बाद चाहे वो उसका जालिम पति हो या फिर नालायक बेटा हो। अच्छी चीज ये थी इस जमाने में पॉलीगैमी वॉज वाइडली प्रेवलेंट। किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स की एक से ज्यादा बीवियां हो सकती थी। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी गुड थिंग। इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हमें ये बताते हैं इस जमाने के कि कुबेर नाग और ध्रुवा सोमिनी, ये चंद्रगुप्त दो की बीवियां थी, क्वीन थी। सती इस टाइम पर प्रैक्टिस होती थी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं गुप्ता पीरियड के अंदर पोस्ट वैदिक कल्चर की अच्छी खासी छाप देखने को मिलती है? ये पोस्ट वैदिक ट्रेडिशंस ही तो है सारे के सारे, बताओ। हाँ कि ना? स्लेवरी, स्लेवरी वॉज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया जिस तरीके से उस जमाने में वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो होती थी। उस जमाने में इतना कोई यहां पर इंस्टीट्यूशन की तरह उभर कर नहीं आया था स्लेवरी। बंधुआ मजदूरी करवाना, किसी को स्लेव बना लेना, या इसको सर्फ डम भी कहते हैं। बट हमें स्लेव्स के कुछ रेफरेंसेस और स्लेव्स के कुछ विभिन्न प्रकार और उनकी कैटेगरीज गुप्ता एज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करें धर्म की, वैदिक रिलीजन हमने पढ़ा था, रिवाइव करा गया था समुद्रगुप्त और दूसरे गुप्ता रूलर्स के द्वारा, और वैदिक रिचुअल्स एंड परफॉर्मेंसेस भी। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त वन, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल को परफॉर्म करा था। इस जमाने में दो सेक्ट फॉलो करे जाते थे गुप्ता पीरियड में, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। बुद्धिज्म भी कंटिन्यू रहा, फ्लरिश होना, लेकिन इस टाइम पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से दो टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स थे अंडर बुद्धिज्म, एक हीनायान और दूसरे महायान। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्तास वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाए, रॉक कट आर्किटेक्चर की फॉर्म में टावर्स बनवाए गए, बड़े बड़े गोपुरम टाइप जैसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, और उन मंदिर की दीवारों पर बहुत इलेबोरेट कार्विंग्स वगैरह, मूर्ति वगैरह होती थी। और ज़्यादातर टेम्पल जो इन्होंने बनवाए वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए बनवाए। और ऐसा माना जाता है कि अगर इनके सारे मंदिरों के स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो मंदिर इनके सभी हिंदू देवी देवता और देवियों को समर्पित थे। सबसे नोटेबल रॉक कट केव्स जो इस टाइम पर इमर्ज हुए,
अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र में, बाघ केव्स एमपी में और उदयगिरी केव्स इन उड़ीसा। जो इनके जो टेम्पल्स थे, मैंने बताया ना आपको, इन्होंने टावर वगैरह बनवाए थे, तो ये टावर वगैरह जनरली नॉर्थ इंडिया में कम देखने को मिलते हैं। इनके टेम्पल के स्ट्रक्चर्स पर सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, जो कि उस टाइम पर दक्षिण भारत साउथ इंडिया में प्रेवलेंट थे। दो रिमार्केबल एग्जांपल्स गुप्ता मेटल स्कल्पचर के हमें यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। एक हमें कॉपर इमेज मिली है बुद्धा की, लगभग 18 फीट की, नालंदा में, और दूसरा सुल्तानगंज बुद्धा जो कि लगभग 7.5 फीट की है हाइट में। एक इंपॉर्टेंट चीज और, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द गुप्ता पेंटिंग्स आर फाउंड ऑन द फ्रेस्को ऑफ द अजंता केव्स एंड द बाग केव्स इन ग्वालियर। यहां पर इनके द्वारा जो इनका टाइप ऑफ आर्ट था, जो गुप्ता पेंटिंग्स थी, उनकी झलक हमें अजंता केव्स में महाराष्ट्र में और बाग केव्स में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में देखने को मिलती है। लिटरेचर, ज्यादातर जो नॉर्मल लैंग्वेज जो थी वो बोले जाने वाली थी वो प्राकृत। गुप्तास ने लेकिन फिर भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज संस्कृत को अपनाया। इनके ज्यादातर जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड थे जहां से हमें इनकी झलक देखने को मिलती है, कोई भी लिटरेरी सोर्सेज वगैरह, वो संस्कृत में लिखी गई। गुप्ता पीरियड के टाइम पर हमें संस्कृत ग्रामर की भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो कि पनिनी और पतंजलि की ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी। जिन्होंने, पनिनी ने लिखा था अष्टाध्यायी और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। एक बंगाल का बुद्धिस्ट स्कॉलर था जिसका नाम था चंद्रोगोमिया। ही कंपोज्ड अ बुक ऑन ग्रामर टाइटल चंद्र व्याकरणम। कालिदास के जो फेमस ड्रामास थे लाइक शकुंतला, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमा उर्यवंशियम, ये भी इस जमाने में डेवलप हुए। कालिदास के अदर सिग्निफिकेंट वर्क से मेघदूत, रघुवंशा, कुमारा संभव एंड ऋतु समार, ये सारे आपको याद रखने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वर्क्स ऑफ कालिदास। और ये इस बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में भी याद रखना। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। अगर कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया के बारे में अगर कभी कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आए, तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। द इन्वेंशन ऑफ जीरो और डेसिमल सिस्टम का इवॉल्व होना, ये गुप्तास की ही लेगेसी है पूरी दुनिया को, जो दिया गया शून्य और डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट, वराहमीरा और ब्रह्मगुप्त, ये बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे उस टाइम के। आर्यभट्ट अपनी बुक सूर्य सिद्धांत में ये चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि सही कॉजेस है क्या सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के। ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उस जमाने में जिन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसको हमने ज्योग्राफी 6 क्लास में बॉक्स में देखा था कहीं पर बगल में, आपको याद होगा, पहला चैप्टर है ना। धन्वंतरी एक फेमस स्कॉलर थे इस जमाने में, हु यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये स्पेशलाइज थे आयुर्वेदा की टीचिंग में। चरक एक मेडिकल साइंटिस्ट थे इस जमाने में, ये अलग अलग है, याद रखना, धन्वंतरी एंड चरक। सुश्रुत पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने सर्जरी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करा था, और इनके द्वारा 2 बुक लिखी गई थी जो कि यहां पर मेंशन नहीं, आप चाहो तो लिख लो, वैसे हमने एनसीईआरटी में इसका जिक्र करा हुआ है। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। पूरी बुक का नाम था इनका चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद। इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं आज भी, उनकी इंस्पिरेशन और अलग अलग तरह की जो इनमें इन्वेंशन डिस्कवरी हो जाती है,
उसका बेस आज भी बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको मानते हैं। उसके बाद गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो आपको देखने को मिलती है डायनेस्टी, वो थी वर्धन डायनेस्टी। इस चैप्टर का नाम ही हमने यहीं से स्टार्ट करा था, गुप्तास एंड वर्धन। जो फाउंडर था वर्धन डायनेस्टी का, ये इसका दूसरा नाम ये भी था पुष्यभूति डायनेस्टी। ये थानेश्वर से रूल करते थे। पुष्यभूति मिलिट्री जर्नल था एक्चुअली गुप्तास के अंडर, और ये पावर में आ गया इमीडिएटली मौके का फायदा देखते हुए जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था। विद द एक्सेशन ऑफ प्रभाकरा वर्धन, जैसे ये राजगद्दी पर बैठता है ये बंदा प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति फैमिली जो थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाती है। सबसे बड़ा बेटा प्रभाकर वर्धन का होता है राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठता है। राजवर्धन की जो बहन होती है राज यशरीस, उसका जो हस्बैंड होता है राजा ऑफ कन्नौज, इसको बंगाल का एक राजा मार देता है, यानी कि इनके खानदान के ऊपर एक तरीके का साया आ गया। नाम होता है इसका शशांक। समझ गए ना ये वाली बात? फिर से बताता हूं। राजवर्धन सबसे बड़ा बेटा होता है प्रभाकर वर्धन का। ये थ्रोन पर आता है जब प्रभाकर वर्धन मर जाता है। राजवर्धन की जो बहन होती है राजा यशरीस, उसका जो पति होता है वो कन्नौज का राजा होता है, उसको मार दिया गया होता है। यानी कि राजवर्धन के, अगर मैं लिंक करूं तो क्या बोलोगे आप फैमिली ट्री में? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको इसके बहनोई को मार दिया गया, ऐसा बोल सकता हूं, है ना? ही वॉज किल्ड बाय द गौदा रूलर ऑफ, या गौदा रूलर बोल लो, ऑफ सशंक ऑफ बंगाल। शशांक बोलते हैं कई सारे बुक्स ऐसे। तो जो ये शशंका था, इसने राज यशरी को इंप्रिजन भी कर लिया था, नजरे बीवी पर थी उसकी। राजवर्धन अपनी बहन को छुड़वाने के लिए बड़ी चालाकी से शशंक की हत्या कर देता है। कोशिश करता है, मतलब कोशिश करता है, लेकिन खुद मर जाता है। सॉरी, ये पूरा फैमिली टेसल ड्रामा समझ में आया अभी यहां तक? पूरा फैमिली ड्रामा समझ में आ गया यहां तक? सबसे पहला रूलर कौन इस डायनेस्टी का, वर्धन डायनेस्टी? सबसे पहला रूलर कौन? प्रभाकर वर्धन। नहीं, मतलब वैसे जो गद्दी पर बैठा वो तो जनरल था, ठीक है ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने ही एक तरीके से कंसोलिडेट करा। पुष्यभूति मिलिट्री जनरल था, ठीक है, स्टार्टिंग चलो वहां से कर लेते हैं हम लोग। जैसे अब गुप्ता एम्पायर के टाइम पर हम श्री गुप्ता को पढ़ते हैं, लेकिन उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसने नींव रखी ज्यादा, लेकिन चलो क्रोनोलॉजी वाइज पुष्यभूति। दूसरा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन। राजवर्धन के बाद ना थोड़ी सी कहानी ये कि रुकती है। अच्छा वाला रूल कर रहा होता है, इसकी बहन पर कोई बुरी नजर रखा होता है और शादीशुदा होती है इसकी बहन। नाम उसका क्या होता है? राजयश्री। उसका जो पति होता है वो कन्नौज का राजा होता है। अब खानदान के एक ही है तो ठीक है, बना दिया गया होगा अपने बहन को राजा राजवर्धन के द्वारा। राजवर्धन इस मुशक्कत में कि जो उसकी बहन को, जैसे रावण को उठाकर क्या कहते हैं,
रावण सीता को उठाकर ले गया था, ऐसे वो ले जाता है, इम्प्रिजन कर देता है, बांध देता है। काल कोठरी में रखा था काफी टाइम तक इसकी बहन को। राजवर्धन ने पूरी रणनीति बनाई, उसको मारने की पूरी प्रक्रिया बनाई, लेकिन इस प्रोसेस में कि अपनी बहन को वापस लाना है उसके चंगुल के हाथ, इसके चंगुल से, उसके हाथों से, ही वॉज ट्रेचलेसली किल्ड बाय शशांक। और उसके बाद होता क्या है, इसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, इसके बारे में आप हमेशा सुनते होंगे, हर्षवर्धन, ये राजा बनता है थानेश्वर का। एंड दिस इज थानेश्वर। और ये जितना पिंक कलर से मार्क्ड है ये एरिया, ये हर्ष का एम्पायर था। कैपिटल इन लोगों की थी कन्नौज, याद रखना। कन्नौज और थानेश्वर का रूलर बनने के बाद हर्ष ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी थानेश्वर से कन्नौज, इसलिए आपको ये डायग्राम में दे रखा है। ठीक है। कन्नौज किंगडम के कई सारे लोगों ने इनवाइट भी करा था हर्ष को टू टेक इट्स क्राउन, तुम बैठो यहां की गद्दी पर और यहां से शासन चलाओ अपना। हर्षवर्धन की तारीफ इतिहास काफी करता है बहुत सारे कारणों से, उन कारणों को जानते हैं। कॉन्क्विस्ट ऑफ हर्षवर्धन, मोस्ट पॉपुलर किंग जो वर्धन डायनेस्टी का था वो हर्षवर्धन ही रहा है। लगभग 41 ईयर्स तक इसने रूल करा। एक तो सबसे बड़ी तारीफ की बात यही, जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स इसके टाइम पर जो थे वो थे जालंधर से, कश्मीर से, नेपाल से और वल्लभी से। अभी भी जिसने इसके बड़े भाई की हत्या करी थी शशंक ऑफ बंगाल, वो अभी भी इससे होस्टाइल था, कभी भी मतलब इस पे आक्रमण करने की सोच सकता था वो। नॉर्थ इंडिया को सिंगल अम्ब्रेला के अंदर यूनिफाइड करने का काम हर्ष ने करा था, हर्षवर्धन ने करा था, शॉर्ट में से हर्ष बोलते हैं। और यही रीजन था कि इसकी जो यूनिफिकेशन की पॉलिसी थी ना, इसलिए जो लोग कन्नौज से वाकिफ रखते थे ना, उन्होंने इनवाइट करा था ऐसे कि आप आओ और यहां की ताजपोशी कर कर राजगद्दी पर बैठो और कन्नौज से रूल करना स्टार्ट करो। क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को यूनिफाइड करने की बहुत बात करता था, सभी राजाओं को जोड़ने की बात करता था। कहता था हमें तो पावर टसल होनी नहीं चाहिए, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, गैजेटिक वैली कह रहा है आओ मुझे अकेले रूल नहीं करना, हम सब मिल बांट के करते हैं, जितने रिसोर्सेज बटेंगे मैं सब में बांट दूंगा, लड़ाई मत करो आपस में। लेकिन जब ये साउथवर्ड में एक्सटेंशन करने की सोचता है, एक्सपेंड करने की, कंसोलिडेट करने की अपने एम्पायर को, तो इसको थोड़ा सा रोका जाता है एक चालुक्य राजा के द्वारा, पुलकेशन II, इसका नाम अक्सर आप सुनते होंगे। जो किंगडम था हर्षवर्धन का, वो डिसइंडिकेट हो जाता है छोटे छोटे राज्यों में इसकी मौत के बाद। 41 ईयर्स तक तो सक्सेसफुली रूल करता है। और इसके अच्छे खासे रिश्ते थे, अच्छी खासी दोस्ती थी ईरान और चाइना के रूलर्स के साथ। अपने कार्यकाल के दौरान हर्षवर्धन की मुलाकात होती है एक चाइनीज ट्रैवलर से, ह्यूनसेन, झारखंड के पास राजमहल में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन ह्यूनसेन से मिला था अपने जीवन काल में। ओके, ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, कोई बॉक्स वगैरह नहीं? ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? पहले बताओ जल्दी। अब वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एम्परर अगेन, दे वर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो पोस्ट क्रिएट करी गई, दैट वाज द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इसे ही मिलती थी। 3 तरह के टैक्स जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पर इंट्रोड्यूस करे गए, भाग, हिरण्य एंड बाली। बाली से आप फैमिलियर हो आई थिंक, वैदिक एज से। कितना प्रोड्यूस होता था ये? हाउ मच? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। वेरी गुड। क्या ये कैश में लिया जाता था या काइंड में लिया जाता था?
उस टाइम पर, वैदिक एज के टाइम पर पूछ रहा हूं मैं। कैश में कि काइंड में? काइंड में। क्या होता है काइंड का मतलब? क्या होता है काइंड का मतलब? क्या दया भावना से प्यार से गोदी में बैठा कर लिया जाएगा अमित? ये काइंड का मतलब? काइंड का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ के कोई गुड्स की फॉर्म में दे दो, अगर कैश नहीं दे सकते हो तो, जो प्रोड्यूस करते हो तुम, है ना। क्रिमिनल लॉ इस टाइम पर बहुत ज्यादा सीवियर था देन डेट ऑफ द गुप्ता एज। लाइफ इंप्रिजनमेंट जो थी, इट वॉज द पनिशमेंट कि अगर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र अगर किसी ने रचने का सोचा, या फिर राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों का अगर किसी ने उल्लंघन करने का सोचा, तो जीवन काल के लिए उसे सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, काल कोठरी में, लाइफ इंप्रिजनमेंट। उम्र कैद की सजा मिलेगी उसे। परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करता था थ्रू आउट द एम्पायर इसके टाइम पे। हर्षवर्धन पेड ग्रेट अटेंशन टू द डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। इसमें कोई भी चूक नहीं होने देता था। इसने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई, ताकि जो भी ट्रैवलर्स आते थे उस टाइम पर बाहर से, उनके रुकने की व्यवस्था करी जा सके। और जो लोग बीमार थे, बुजुर्ग थे, या जिनके घर परिवार में दूर दूर तक कोई बचा नहीं था किसी भी अकाल की वजह से या किसी अनहोनी की वजह से, या कोई इंसान जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था, इसने बड़ी सारी ऐसी संस्थाएं बनवाई थी कि जिसमें लोगों को फ्री राशन, कपड़े, रुकने की जगह, धर्मशाला टाइप ऑफ व्यवस्था पूरी थी। और ट्रैवलर्स जो बाहर से आते थे, या कोई जो यात्री होते थे या सेनानी होते थे, उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था करवाई इसने। दीज वर द कॉइंस ऑफ हर्षवर्धन। रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं। हर्षवर्धन शिवजी का भक्त था बिगिनिंग में, लेकिन बुद्धिज्म भी उसको पसंद आने लग गया था अपने जीवन काल में आगे बढ़कर, क्योंकि इसकी जो बहन थी राजश्री, और जो बुद्धिस्ट मोंग ट्रैवलर थे ह्यून सेंग, इनसे जब इसकी मुलाकात हुई और इसने जब देखा ये चैंटिंग करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता, तो इसने भी ये पॉलिसी अपनाई। और अमंग द बुद्धिज्म ये महायान स्कूल ऑफ थॉट की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड था। हर्षवर्धन वैदिक स्कॉलर्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बिल्कुल सिमिलर तरीके से ट्रीट करता था, कोई भेदभाव नहीं करता था। और कोई भी अगर उसे चीज बांटनी होती थी इनके बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिल्डिंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स अगर फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणों को बनवा कर दी है इसने वैदिक स्कॉलर्स को, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी एक बिल्डिंग बिल्कुल वैसी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की बनवा कर देगा। 6 सिक्के अगर गोल्ड के हैं इसके पास, तो 3 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में बटेंगे, 3 बुद्धिस्ट मंक्स में बटेंगे। एक मैं बात बता रहा हूँ, मंक्स कभी भी वैसे कॉइन्स वगैरह में और ये मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी में बिलीव नहीं करते। बस एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा समझ लो कि कुछ खाने पीने का सामान है तो वो दोनों में इक्वली बांटा जाएगा। और ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि कोई भेदभाव नहीं करता था धर्म के बेसिस पर। और ऐसा माना जाता है रूलर ने, किसी ने अगर कभी बुद्धिज्म अपनाया हो, जो कि हम पास में देखते आए कि ये भी बुद्धिज्म का फॉलोअर था, वो भी बुद्धिज्म का फॉलोअर था, कभी किसी रूलर ने जिसने डायनेस्टी भारत के इतिहास में फॉर्म करी हो और उस रूलर का बुद्धिज्म रहा हो ऐसा, तो ये इतिहास में आखिरी बुद्धिस्ट रूलर था ऐसा। इस बात को समझ गए ना? मतलब डायनेस्टी फॉर्म करने के बाद जो मेन रूलर बुद्धिज्म को अपना ले, ऐसे पास में तो बहुत हुए लेकिन ये आखिरी था। इसके बाद जब ये एंशिएंट इंडिया खत्म ही हो जाती है काइंड ऑफ, साउथ में तो कोई किसी रूलर ने बुद्धिज्म को अपनाया नहीं था। क्या मेडिवल में हमें कभी भी देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत या कहीं पर भी किसी ने बुद्धिज्म को अपनाया, या फिर मॉडर्न में? बताओ, बोलो। इसलिए वाला पॉइंट लिखा हुआ है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में इसकी इंटरप्रिटेशन समझना आप लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है कि लास्ट बुद्धिस्ट सॉवरेन इनमें से कौन था। अब कई लोग तो इसका इंटरप्रिटेशन ही जानने में कम से कम 5 से 7 मिनट वेस्ट कर देंगे कि ये इसका मतलब क्या है। बिल्कुल एक पवित्र बुद्धिस्ट फॉलोअर की तरह, पायस का मतलब होता है पवित्र, हर्षवर्धन ने बिल्कुल अशोका की तरह एनिमल्स को खाने के तौर पर मारने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। वही जो हरामजादे नॉनवेज खाते हैं,
ऐसे लोगों के ऊपर, जैसा कि अशोका ने करा था। तो क्या आप सिमिलैरिटीज मतलब बोल सकते हो अशोका और हर्ष के बीच में? अब तो जो लोग खाते हैं वो लोग तो मान जाओ कि भाई देश के इतिहास के दो बड़े एम्प्रस ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। ह्यून सेंग, द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये इंडिया आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। हमने प्रीवियस क्लास में इसकी बुक का नाम पढ़ा था, सीयू की, कि इससे हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट उस ज़माने में क्या सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल कंडीशंस थी। ह्यून सेंग हमें बताता है कि किस प्रकार से हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी, ठीक है, दो ऑफ बुद्धिस्ट, ही वेंट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट कुंभ मेला एट प्रयागराज। लगता है ना, हर कितने साल में लगता है कुंभ का मेला? 4 साल, और एक और हर 12 साल। महाकुंभ, ये था ह्यून सेंग। उसके बाद अपनी रिलीजियस टॉलरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। वर्शिप करता था इमेजेस ऑफ बुद्धा, शिवा एंड सन साइमल्टेनियसली। सूरज को जल वगैरह देना ये भी करता था। और इसने 2 बुद्धिस्ट असेंबलीज बुलवाई थी, एक कन्नौज में, एक प्रयागराज में। क्या अब अगर आपको इनको कंपेयर करना हो तो आप आराम से कर पाओगे? 6 से 7 पॉइंट हैं आपके पास सिमिलैरिटीज बताने के लिए। ऐसी एनालिसिस सोच लिया करो कि जब भी इसको पढ़ने बैठो ना, मतलब ये अभी नहीं हो पाएगा, ये अभी नहीं हो पाएगा किसी से भी, कि अगर आप ये सोचो कि ये वाली बुक भी और वो वाली बुक भी खोलकर बैठ गए, अभी दिमाग नहीं चलेगा। इसको लर्न करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, मुझे टेस्ट देने के बाद, उस टेस्ट में से जो जो गलतियां हुई हैं उसको सीखने के बाद, फिर जब मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर छोड़ो, अशोका को और इसको जब साथ में रखोगे, हर्षवर्धन को, तब जाकर फिर आप, जैसे अंकिता का इस चीज में बड़ा फायदा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि वो नोट मेकिंग करती है, तो A4 शीट जो है उसने अशोका की निकाली और इसकी निकाली, फिर वो देख पाएगी कि ये पॉइंट्स इसके सिमिलर हैं, और उसने एक नई A4 शीट बनाई, बीच में स्केल से उसने एक लाइन खींची, यहां लिखा अशोका, यहां लिखा हर्षवर्धन, और ये उसने सिमिलैरिटीज लिख दी। एक दो उसको डिफरेंसेस मिल गए, एक दो डिफरेंसेस मिल गए तो उसने ये लिख दी, जैसे सन गॉड या शिवा वगैरह को मानना अशोका नहीं करता था, ऐसा में कोई एविडेंस नहीं, वो टॉलरेशन को फॉलो करता था, लेकिन इमेजेस वर्शिप हमें अशोका के बारे में तो नहीं पता। लेकिन असेंबली उसने बुलवाई थी, ये करा था, वो करा था, ये सारी चीज़ें मतलब हमें पता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो अगर उसे कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया तो उसने डिससिमिलरिटीज का कॉलम बनाकर लिख दिया। अब ये जो पेपर होगा उसका, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये प्रो लेवल की तैयारी वाले ही कर सकते हैं। प्रो लेवल की तैयारी वाले कैसे, मतलब ये वाली जो एक्स्ट्रा शीट कोई बनाता है या नोट कोई बनाता है अपने इस वाले नोट से इंस्पिरेशन लेकर, ए और बी से कॉम्बिनेशन बनाकर उसने सी बना दिया, ये इसको कहते हैं कि ये नोट सिर्फ और सिर्फ बंदे की पर्सनल एनालिसिस पावर से ही बन सकते हैं। और ये चाहे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले या 6th अटेम्प्ट में निकले, लेकिन ऐसे अगर हर सब्जेक्ट की जो एक्सरसाइज करता है तो ये मान लो जिस भी साल एग्जाम निकलेगा ना, तो सिंगल डिजिट रैंक से कम नहीं हो सकती उस पर्सन की रैंक, क्योंकि उसकी एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये चीज ना जब मेंस आएगा ना, मेंस, तो ऐसी अगर 50 से 75 शीट हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें एनालिसिस पर्सन ने अपने बेस नोट्स को बनाकर, जो बेस वाली नोट्स है उसको बनाकर अगर ऐसी शीट्स बना रखी हैं ये वाली, तो इसका मतलब ये मानो कि 20 जीएस के आंसर 1, 2, 3 या चलो 4 भी मान लेते कि 80 क्वेश्चंस में से ऐसे कम से कम ये मानो कि 45 क्वेश्चन में पर्सन के पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाले आंसर्स होते हैं, रेडीमेड, जिसमें वो पर क्वेश्चन वो पर्सन अपने 1 मिनट बचा लेता है, और फिर जो शादी के कार्ड जैसी सजावट करनी होती है, इसको अंडरलाइन करना, इसको अंडरलाइन करना, इसको बॉक्स में बनाना, या इंडिया कैसे मैप बना देना, कुछ चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख देना, या बादल वगैरह बनाकर ऐसे डायग्राम बनाकर आ जाना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें पर्सन कर करके पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स ले जाता है। ये स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन ये पर्सन वही कर सकता है जिसकी रिवीजन, एक बारी लर्निंग अच्छी हो गई हो, रिवीजन अच्छी हो गई हो, टेस्ट दे दिया और टेस्ट में गलती हो गई, उसके बाद लेकर बैठो इन नोट्स को।
जब तक टेस्ट नहीं हो रहा तब तक ये बेसिक नोट्स चलेंगे। जैसे मैंने बोला पार्ट बी के फॉर एग्जांपल हर्षवर्धन, ये वर्धन डायनेस्टी के, ए के मौर्यन एम्पायर के, उसके बाद अशोका और इसको कंपैरिजन करना, या दिमाग में हो सकता है कि ये भी आए कि आप अपने हिसाब से भी किसी को कंपेयर कर लो या किसी के बीच में डिफरेंसेस बता दो। हर एक पर्सनैलिटी को फिर आप कंपेयर करके सोचने लगो। जैसे सबसे बेसिक कंपैरिजन किसका हो सकता है? नेहरू और गांधी के बीच में कंपैरिजन बताओ, अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बारे में कंपैरिजन बताओ, भगत सिंह और गांधी जी के बारे में कंपैरिजन बताओ, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में कंपैरिजन बताओ। अब ये देख रहे हो, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बावजूद भी किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ भी रखी हो। मैं अगर अभी किसी को चैलेंज कर दूंगा 6 मिनट में इसके आंसर लिखकर दिखा दो और मुझे 12 पॉइंट चाहिए इन सबके, किसी को भी कंपेयर कर लो, आपकी चॉइस, वो नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी, आ ही नहीं सकते 6 मिनट के अंदर 12 पॉइंट, दिमाग में ही नहीं आएंगे, लिखने का तो छोड़ ही दो। इसी चीज़ों का फायदा उठाता है यूपीएससी। वही कहता हूँ ना मैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस लिख कर क्या करोगे? मेंस दोगे कैसे? एनालिसिस पावर पहले से स्ट्रॉन्ग करके चलो तो ये होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है कि भैया जिस दिन मेरा प्रीलिम्स किसी भी अटेम्प्ट में निकला तो मेरा मेंस तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ही। स्टैटिक का तो है, क्योंकि करंट की टेंशन इसलिए लेनी चाहिए कि जिस साल वो निकला तो करंट बाद में देखने वाली चीज़ होती है। करंट को सबसे ज़्यादा देखा जाता है फिर लगाना 5 अखबार जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका इस दिन या इस महीने इंटरव्यू है, तब 5 अखबार लगाए जाते हैं, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग के ऊपर, उसकी एनालिसिस पावर के ऊपर बात तो होती है वहाँ पर उस कमरे में बैठकर। फिर स्टैटिक सब्जेक्ट वो जानने में इसलिए इंटरेस्टेड ही रहते, वो ये सोचते हैं प्रीलिम्स और मेंस निकाल कर आया तो जिन लोगों को उसका स्टैटिक नॉलेज की एनालिसिस पावर टेस्ट करनी थी वो कर चुके हैं। अब हम करंट की करेंगे कि आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में जिस डेट पर हम बैठ के बात कर रहे हैं इस रूम में, उसमें ये पर्सन क्या सोचता है ऑन द स्पॉट। ये इन चीज़ों का ये जो यूक्रेन इसराइल का, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन का कोई बात चल रही है, इंडिया की परमानेंट स्टेट की बात चल रही है, इसके इन चीज़ों के बारे में क्या विचार है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन IAFS ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेट। तो जो असेंबली थी कन्नौज के अंदर, इट वॉज फर्स्ट अटेंडेड बाई 20 किंग्स, मतलब जो उसने कन्नौज में ये जो बुद्धिस्ट सभा बुलवाई ना, बुद्धिस्ट असेंबली बुलवाई, शुरू में इसको 20 राजाओं ने अटेंड करा। लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, जैना और वैदिक स्कॉलर्स ने भी इस असेंबली को ज्वाइन करा। अब ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ लिख सकते हो। कभी आपको अगर भारत के बारे में टॉलरेंस का क्वेश्चन आए तो मेरा दिमाग तो इन्हीं चीज़ों पे जाता है। मुझे लगता है कि जो सब लोग लिख के आते हैं उससे थोड़ा सा अलग लिखो, लेकिन ये होमवर्क से होता है कि पहले होमवर्क करके जाऊँ तो मैं घर से, तब तो लिख पाऊंगा, वहाँ बैठ के थोड़ी ना सोच पाऊंगा। मैं अगर हूँ तो टॉलरेंस में एक एग्जाम्पल तो ठूस ही दूंगा कि हर्षवर्धन ने एक बारी जब बुद्धिस्ट असेंबली बुलवाई थी तो उसके अंदर वैदिक स्कॉलर्स आए थे और जैना स्कॉलर्स भी आए थे बुद्धिस्ट असेंबली के अंदर। इन दोनों का आना समझ रहे हो, दूसरे धर्मों के लोगों का आना, स्कॉलर्स आए थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच समझ के काम करता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गए कुछ सीखने। दिस शोज कि हमारे भारत में शुरू से ही रिलीजियस टॉलरेंस है कि कभी अगर आपको वो इंटरव्यू में प्रूफ करने को बोले कि प्रूफ करो तो बोलना सर आज की बात नहीं है, मैं आपको बहुत पुराना एग्जाम्पल देता हूँ या देती हूँ। गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा, इसको लगाया गया था एक मोनेस्ट्री के अंदर, और स्मॉल स्टैचू एक बुद्धा का लगभग 3 फीट का, ये ढोल नगाड़े बजाकर लेकर लेकर जाया जाता, जैसे साईं बाबा की पालकी निकलती है और कुछ वो निकलती है, कोई भी जैसे कुछ होता है ना ऐसी ओकेशन में, ये इस प्रकार से ऐसा लेकर जाया गया इसके टाइम पर। अब आप कहोगे ये वाली चीज़ एकदम से यहाँ पर क्यों आ गई? असेंबली बुलवाई है ना इसने, बुद्धिस्ट असेंबली, और राजा है तो, और बुद्धिस्ट फॉलोअर है, तो बुद्धा का सत्कार और आदर करने के लिए, मोनेस्ट्री का उद्घाटन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैचू लगवाता है अंदर, और एक छोटी सी बुद्धा की प्यारी सी मूर्ति जो कि ढोल नगाड़ों के साथ, स्वागत के साथ, रिचुअल्स के साथ अंदर लाई जाती है। अरे ये कुछ नहीं है अंकिता। गणेश चतुर्थी, गणेश जी जब जिस दिन के लिए घर पे बिठाते हैं, बस प्रोसेशन के साथ लाते हैं कि नहीं लाते उनको घर पे, ऑलरेडी मूर्ति होती है, फोटो होती हैं, लेकिन छोटे से गणेश जी लाते हैं ना जिनके विसर्जन हो सके,
मैं ये नहीं कह रहा 3 बिट का ही लाते, मतलब अपने अपने घर के हिसाब से। अब हमें पता होता है कि घर के बगल में कोई तालाब वगैरह कुछ है नहीं, तो छोटे से ही तो लाएंगे। अब जैसे जितने दिल्ली वाले, जैसे मैं हूँ, मयूर है, अर्शप्रीत है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग गणेश जी ला रहे हैं। अब यहाँ बहुत बड़े लाकर हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई है ही नहीं, यमुना गटर हो रखी है। तो इको फ्रेंडली अगर लाने तो छोटे से विसर्जन करके आराम से पूजा हो जाएगी, वो तो अपनी अपनी आस्था है। तो इन द असेंबली एट प्रयागराज, हर्षवर्धन अपनी संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में, वैदिक स्कॉलर्स में और गरीब लोगों में। हर्षवर्धन बहुत अच्छे गिफ्ट्स, बहुत प्रॉस्परस गिफ्ट्स बांटता है बुद्धिस्ट मंक को। असेंबली 4 दिनों तक चलती है। उन 4 दिनों में इतनी डिटेल में कि असेंबली कंडक्ट कैसे हुई ये आपको अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा। और नेट पे ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने का मतलब है कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन को निकालना 3 घंटे का काम। आर्ट एंड लिटरेचर, इसलिए अगर हम इस टाइप के यहाँ पर टाइम लग भी रहा है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास लेक्चर लाइफ टाइम रहने वाले हैं, हम भी पढ़ेंगे, हमारे बाप दादा भी पढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ सकती हैं। स्टैटिक तो स्टैटिक ही रहेगा ना। और सबसे अच्छी बात कि जिस भी अटेम्प्ट में निकले तो उस टाइम पर स्टैटिक हमारे साथ ही रहेगा। हमें सिर्फ करंट अफेयर देखने। प्रिपरेशन अगर 1 साल पहले हो गई है तो 12 महीने के देख जाओ, और अगर बहुत लेट एग्जाम देना है तो 24 महीने के करंट अफेयर देख जाओ टोटल। ये चीज़ है। हर्षवर्धन वो खुद भी एक पोएट था और ड्रामेटिस्ट था, और अपने दरबार में पोएट और आर्टिस्ट को रखता था। इसके पॉपुलर वर्क्स जो हैं, जो इसने लिखे, जो इसके लिए लिखे गए, रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका। इसके रॉयल कोर्ट में इसके दरबार की शान हुआ करते थे बाणभट्ट, मयूर, हरदत्त एंड जयसेन। टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज जो थे दे फंक्शन एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग, पढ़ाई लिखाई होती थी वहां पर। कन्नौज एक फेमस सिटी उभर कर आया इसके टाइम पर। हर्षवर्धन ने लार्ज नंबर ऑफ विहार, मोनेस्ट्रीज और स्तूपास कंडक्ट करवाए गंगा नदी के किनारे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूनिवर्सिटी और मोनेस्ट्री उस टाइम पर कंबाइन थी, लगभग 10,000 स्टूडेंट्स उधर पढ़ा करते थे और मंक्स आते थे। जैसे ह्यूनसेंग भी आया था वहाँ पर स्टडी करने, काफ़ी साल रुका था और काफ़ी इंप्रेस हुआ था वहाँ की टीचिंग से। जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो दुनिया के और कोनों में क्या चल रहा था? चंद्रगुप्त वन जो था वो कंटेम्प्ररी था कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट का, जो कि एक रोमन एम्परर था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपोल फाउंड करा था। ये क्या माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कॉन्स्टेंटिनोपोल? इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपने सुना होगा इसके बारे में, एक जगह पर इस वर्ड का जिक्र होता है। क्या होता है ये कॉन्स्टेंटिनोपल? कौन सी कंट्री है, कौन सा रीजन है आज के टाइम में? वेरी गुड, ऑटोमन एम्पायर, टर्की का रीजन। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस टर्म के बारे में बात होती है? कौन सी मूवमेंट के टाइम पर? खलीफा, है ना। हर्षवर्धन के टाइम जो है इट कंसाइड विद द अर्ली डेज ऑफ टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। उनकी जो कैपिटल थी शियान, इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग एट दैट टाइम। ये राजा था टैंग डायनेस्टी का। यो चाइना में सेम ऐसे मोमोज बनाते हैं अंदर। एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट। तो हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से गुप्ता एम्पायर एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर भी, जिसको हम बोल सकते हैं वर्धन डायनेस्टी या पुष्य भूति डायनेस्टी, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे लिए एंशियंट हिस्ट्री का सिर्फ लास्ट पहलू यही रह गया, जिसके बाद हमारी कंप्लीट A to Z, जब से इंसान ने पत्थर रगड़कर चिंगारियां बनाना, आग डेवलप शुरू करी थी, वहां से लेकर एंशियंट हिस्ट्री जो है, सिर्फ उसमें ये रह गया कि जब नॉर्थ इंडिया में ये सब गुप्ता एम्पायर, वर्धन एम्पायर, ये सब चल रहा था, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से किंगडम चल रहे थे उस टाइम पर, क्या क्या थे, पल्लवास वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में
किसी का कोई डाउट? किसी का कोई भी डाउट? बंगाल के शशांक होस्टाइल था लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर पाया था। ये मैं बताऊंगा कि आगे क्या हुआ था, आगे बताऊंगा मैं, स्टैंडर्ड बुक बढ़ने दो। नहीं आ पाई थी, वो मार दिया था उसके बाद। और क्या कहते हैं, लाने में सक्षम रहा था ये, लेकिन मैं पूरी स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा। एनसीईआरटी इतना मेंशन नहीं करती है, और बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट भी है कि शायद से ये डर गया था और लाना नहीं चाहता था, या फिर इसने उसको मरवा दिया था। इस पे भी बड़े सारे डिस्प्यूट चलते हैं हिस्टोरियंस के बीच में। या फिर उसने उसकी बहन को रखकर मार दिया था, या तब तक क्या हो गया था, या इसने मार दिया था वापस बहन को ले आया था। हम सारे एंगल्स उसके पढ़ेंगे, डोंट वरी। किसी का और कोई डाउट? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारा कंप्लीट तरीके से चैप्टर ये कंप्लीट हुआ।